आपने भी अपना पक्ष रखा, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, अब जनता इसका फैसला करेगी जनता कि इसका किसने किसका अपमान किया। जी, मैं ये जानना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश ने नरेंद्र मोदी उन पे विश्वास किया, आपकी पार्टी पे विश्वास किया, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस बार जिस तरीके का आपका कैंपेन रहा पूरे देश भर में, जिस तरीके से आपने उसकी ब्रांडिंग की, जिस तरीके से आपने अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट किया, नरेंद्र मोदी के नाम पे बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी आपके समर्थक नहीं होते थे वो भी आपके साथ आए। आपको लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी के ही नाम पे आप लोग हरियाणा का विधानसभा का चुनाव उन्हीं की ब्रांडिंग पे ही निर्भर रहना चाहते हैं या अपनी खुद की भी कोई मेहनत कर रहे हैं, ये पूछना चाह रहे थे। देखिए अमित, नरेंद्र मोदी एक आइकॉन बन गए हैं और हमारे लिए, हरियाणा की जनता के लिए एक सुखद बात यह है कि वो 5 साल तक हमारे प्रभारी रहे। वो एक एक गली, एक एक चप्पे को जानते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी ने चुनाव आचार संहिता से पहले कैथल की जनसभा में ये मैसेज दे दिया। देखिए अमित, आपने बड़ा सही पूछा है। 14 अगस्त को महेंद्रगढ़ में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह आए, लाखों में उन्होंने वो किया, ज्वाइनिंग हुई। 16 तारीख को वही राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाह जींद में आए और वही बवाल वहां पर भी कटा। कितने लोगों ने हमको ज्वाइन किया। और फिर नरेंद्र भाई मोदी की जो कैथल की सभा है उसमें नरेंद्र भाई मोदी ने एक मैसेज दे दिया कि मैं हरियाणा में ब्याज समेत हरियाणा की जनभावना, उन्होंने देखिए बिंदु वाइज, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि आज जरूरत है, प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई, अटल बिहारी वाजपेयी नदी जोड़ना चाहते थे, मैं अब प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चलाने वाला हूं, हरियाणा के खेत को मैं प्यासा नहीं रहने दूंगा, हरियाणा के नौजवान को मैं बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। एसवाईएल का पानी लाएंगे, एसवाईएल का पानी निश्चित रूप से लेंगे, आपकी अगर सरकार बनती है तो। नहीं रामविलास जी, हम थोड़ा और, चूंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है 14 का चक्रव्यूह, बहुत सीधे लेकिन वो सवाल जिनका वाकई जनता से सरोकार है। हम बहुत सरल करके जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनमें करिश्मा है, मैजिक है, सब ठीक है, लेकिन प्रदेश में चुनाव रामविलास शर्मा के चेहरे पर क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? देखिए, क्योंकि रामविलास शर्मा का इतिहास भी सबको पता है, इमरजेंसी से लेकर अब तक। अमित जी ने कई बार इसी कार्यक्रम में जिक्र किया है कि हरियाणा जैसे प्रदेश में जब भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं होता था तब रामविलास शर्मा इस प्रदेश में संघर्ष कर रहे थे। आज जब वो फसल काटने की नौबत आई है तो चेहरा रामविलास शर्मा क्यों नहीं? सीधा सवाल ये है। देखिए राजीव, ये बात जो है, भारतीय जनता पार्टी 5-7 साल की पार्टी तो नहीं है। ठीक है, आप बीजेपी के निर्णय की स्थिति देखिए। बीजेपी ने गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के बाद एक मुख्यमंत्री प्रस्तुत किया। आनंदीबेन पटेल गुजरात की एक पुरानी कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, विचार को समर्पित, तपस्वी कार्यकर्ता। ये जो सवाल है, हरियाणा में बीजेपी की इंडिपेंडेंट सरकार पहली बार बनने जा रही है और इसमें केंद्र की जो हाईकमांड है, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति विशेष से और उससे इस बार मैं निश्चित रूप से ये तानाशाही से जूझता हरियाणा एक पुस्तक है। जी जी। ये इमरजेंसी की यातनाओं के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। ये प्रोफेसर, सर हम यही जानना चाहते हैं, वो प्रोफेसर प्रेम सागर, वो जो एमडी यूनिवर्सिटी में हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सागर अंग्रेजी की प्रोफेसर थी। प्रेम सागर जी जेल में थे और मेरे को सौभाग्य है प्राप्त, पुलिस के 11 दिन रिमांड पर रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। मुझे हरियाणा की सब जेलों के बाद फिर बिहार की गया जेल में जाने का सौभाग्य है। 6.25 फुट भगवान ने ये कदकाठी दी है, 5 फुट की कोठड़ी में मुझे जिंदा रहने का सौभाग्य प्राप्त है। ये एक अलग से बीजेपी की अमानत है। परंतु ये जो
पार्टी ने निर्णय करना है, पार्टी के सामने सब कुछ है। और मैंने शुरू में कहा कि ये बापू बेटा एंड सन्स नहीं है, ये विचारधारा पर चलने वाला एक संगठन। यही जानना चाहता हूं। ये पार्टी का, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत जोरदार नेतृत्व है, वो हो सकता है उचित समय पर उचित फैसला करें। बिल्कुल मन की बात बताइएगा। वैसे वो समय, इसमें कोई दो राय नहीं, राजीव ने कहा हम इसको कोट भी करते हैं, जब कोई नाम लेने वाला नहीं होता था आपने उतना कष्ट सहन किया। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से संघर्ष करके यहां तक पहुंचने वाले बहुत कम लोग हैं, आप उनमें से एक हैं। आपकी अध्यक्षता में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 8 में से 7 सीटें लाते हैं, ये तमाम सारी चीजें हैं। और आप ऐसा भी नहीं है, विचार से, संगठन से, उस तमाम सारी प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं। मन पे हाथ रख के बताइएगा, जब फल पकने वाली स्थिति है तो इतने तमाम सब लोग, इतने अवसरवादी लोग, ये तमाम सब लोग आपके मन पे क्या गुजरती है या आपको क्या फील होता है, सही सही बताइएगा। देखिए अमित भाई, हम उन पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। मैं नरेंद्र भाई मोदी, एक समय था जब गुजरात में एक आदमी था, एक नेता था हमारा, बाद में वो कांग्रेस में चला गया, उसकी तूती बोलती थी, और नरेंद्र भाई मोदी को ये कहा गया कि आप हिमाचल की पहाड़ियों में और हरियाणा के प्रभारी बना के भेजा। हमने 4.5 साल दिन रात नरेंद्र भाई मोदी ने, हमारे यहाँ कोई मुख्यमंत्री के लिए राजनीति में नहीं, नरेंद्र भाई को और को किसी को ये पता भी नहीं था इसमें कोई कि यही आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। रामविलास जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी में अभी आए हैं वो उस पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं, आप इस बात को स्वीकार करेंगे। आज आपकी ताकत बढ़ी है तो ये तमाम सब लोग आए हैं, आप स्वीकार करेंगे इस बात को? नहीं, बीजेपी का एक प्रभाव क्षेत्र बढ़ा है जो राजनीति में जिंदा रहना और किसी ना किसी महत्व, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि राजनीति में जिंदा रहने के लिए उन्हें लग रहा है कि वो जिस पार्टी में है उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है, होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तमाम सब लोग किसी अवसर के कारण, किसी स्वार्थ के कारण ये तमाम सब लोग आए हैं। आपको लगता है कि ये टिक पाएंगे आपके साथ, या ये वही करेंगे जो उन्होंने अपनी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया? देखिए अमित भाई, आपने बड़ा जोरदार सवाल पूछा कि इस समय देश की राजनीति में एक गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। 125 करोड़ में हरियाणा की जनता उसमें शामिल है। एक राजनीति थी जो धनाढ्यों के हिसाब से चलती थी, अब गरीब आदमी के हाथ में जब बागडोर आई है, कौन सी गाली नरेंद्र भाई को नहीं मिली, उनकी जाति पर सवाल उठाए, परंतु लोगों ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री के नाते चाय बेचने वाला, गरीब आदमी के दर्द को जानने वाला, यही आदमी हमको प्राइम मिनिस्टर चाहिए। इसी तरह से हरियाणा की राजनीति में आप देखेंगे पार्टी हाईकमांड के सामने सब बातें हैं, और कोई हमारे में से, हम तो उन कार्यकर्ताओं में से। बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, आप सवाल से बच रहे हैं। 2 सवाल हैं मूल। एक तो अमित जी सवाल ये कर रहे हैं कि इतना लंबा संघर्ष, उसके बाद पार्टी की आज की स्थिति, इतना विचारशील, इतना संघर्षशील नेता होने के बाद क्या आपको आज ये चिंता होती है कि जिस विचार से मैंने शुरू किया, आज महत्वाकांक्षी लोग सिर्फ महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? बहुत ईमानदारी से हम ये जानना चाहते हैं। और दूसरा जो उन्होंने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि इतना तजुर्बा लेने के बाद कि ये टिक पाएंगे, या आज जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हैं, जब बीजेपी में महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी तो ये दूसरा रास्ता देखेंगे? बहुत ईमानदारी से 2 सवाल। ये आने वाले वक्त में आपके लिए चुनौती है या नहीं है, ऐसा विचार आता है आपके मन में? देखिए अमित और राजीव भाई, हमारे सामने हमने वो दौर देखा है। हम मौत के साथ हमारी मुलाकात कई बार हुई। पुलिस रिमांड पर जब थे, आपके नाखून भी निकाले गए थे? नाखून निकाले गए, शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां सिगरेट के दाग नहीं है। 3rd डिग्री मेथड ऐसे
जिनको आज मैं याद करता हूं। उस दौर में एक नारा भी चला था, इमरजेंसी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल, लेकिन उन्हीं बंसीलाल के साथ आपने सरकार बना ली। वो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, आपको देखें बीजेपी को करना पड़ता है। परंतु जो राजीव आपने सवाल पूछा है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये हिंदुस्तान की राजनीतिक गंगा है, और इस गंगा में जो मिल जाता है उसका गंगाकरण हो जाता है। आने वाले समय में 15-20 साल तक ये जो इस बार एक परिवर्तन आया है, ये गुणात्मक परिवर्तन आया है, ये अवसरवादी परिवर्तन नहीं है। जो पार्टी इतनी पुरानी पार्टी थी, जिस पार्टी की तूती बोलती थी, आज वो लोकसभा में विपक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। महत्वाकांक्षाओं का टकराव नहीं है, ये देश के जनादेश का, और जो 60 साल का भोग की राजनीति की है। आज कुछ लोगों के सामने आज की बीजेपी है। बिल्कुल सिद्धांतों की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने कहा कि पिता पुत्र सेंस पार्टियां हैं कई, बीजेपी में भी कई मीडिया में ऐसी खबर आ रही है कि पिता पुत्र और रिश्तेदारों पर पेच कहीं फंस रहा है। क्या लगता है कि जो सांसद भी, कल एक ऐसी खबर आई थी मीडिया में कि 5 सांसद मिलने गए थे, तो जो क्या आपको लगता है जो रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं, बेटा बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं, बीजेपी टिकट देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास इस समय 8 में से 7 लोकसभा मेंबर हैं जी, और 7 लोकसभा मेंबर का मतलब है 63 विधानसभा को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी। और हमारे यहाँ सांसद की ये सारी जो बातें हैं, सांसदों से एक एक करके हमने, हमारी इलेक्शन कमेटी ने सबसे पूछ लिया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के भी नोटिस में है। हमारे यहाँ ये एक सिद्धांत का सवाल है। कुछ चीजें नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसा एक तय कर दिया है, और उस संबंध में उनसे मंत्रणा करें। ऐसा कोई सिद्धांत तय हुआ है क्या पार्टी के अंदर? आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात आपसे बिना पूछे या बिना आपको संज्ञान में लिए पार्टी में होती होगी। इसमें थोड़ा सा ये होना, नहीं, पार्टी ने तय कर दिया है कि परिवारवाद के रास्ते पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम सब लोग, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई ठीक है, हो सकता है किसी सांसद का रिश्तेदार या वो हो, लेकिन वो विनिंग कैंडिडेट हो, तो उसके साथ भी क्यों अन्याय हो, या कोई सिद्धांत बनाया है, हम ये जानना चाहते हैं। अमित, हरियाणा में एक प्रैक्टिकल राजनीति के नाते मैं आपको बताता हूं। एक तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके प्रांत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे यहाँ सारे मंत्रणा से पार्टी चलती है। मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि जो मेरे संज्ञान में नहीं हो और ऐसा कोई निर्णय हुआ हो। एक सिस्टम है पार्टी का, प्रधानमंत्री से लेके, और नरेंद्र भाई मोदी की एक खासियत है, वो प्रांत के मसलों में दखल नहीं देते। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कई प्रांतों के चुनाव हुए, उनमें उनका दखल कहीं हमको दिखाई नहीं दिया, और आने वाले दिनों में हम सारा अच्छा जिक्र किया आपने बाई इलेक्शंस का। कांग्रेस पार्टी और तमाम बाकी विरोधी भी ये निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर कि जो मोदी वेव है, जो मोदी लहर है, उसका अंजाम सबके सामने आ गया है। बिहार में, कर्नाटका में, आपको बाई इलेक्शन में, उत्तराखंड से शुरुआत हुई, आपको उतने अच्छे नतीजे नहीं मिले जितनी कि आप उम्मीद कर रहे थे।